सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी हिंदी क्लास में। आज हम अपने इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का पाठ 3। क्या नाम है पाठ का? परीक्षा। ठीक है, तो इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बेटा हिंदी साहित्य के एक महान लेखक हैं। उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बहुत सारे नाटक लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। क्या है नाम? पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। उनका वास्तविक नाम का मतलब है रियल नेम। रियल नेम क्या है? धनपत राय। ठीक है, अंग्रेजों के डर के कारण या समझ लीजिए अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण उनको अपना नाम बदल कर लिखना पड़ा, है ना। तो क्या नाम रखा उन्होंने अपना? मुंशी प्रेमचंद। वो जो अपनी रचनाएं करते थे वो मुंशी प्रेमचंद के नाम पे करते थे। ठीक है, उनका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान वाराणसी का लमही नामक गांव, और जन्म समय 31 जुलाई 1880। यानी कि कब जन्म हुआ उनका? 1880 में जन्म हुआ 31 जुलाई को। और कौन सी जगह पर हुआ? वाराणसी के लमही नामक गांव में। ठीक है, और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं देखिए। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन आदि। ठीक है, ये उनके उपन्यास हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था? उपन्यास सम्राट कहा जाता था। और भी उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो लेखक परिचय आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं हम पाठ की तरफ। किस पाठ में क्या है? तो कहानी क्या है हमारी? परीक्षा। ठीक है, परीक्षा ये कहानी है देवगढ़ की। कहाँ की कहानी है? देवगढ़ की। तो देवगढ़ रियासत की इसका मेन किरदार जो है वो है आपके दीवान सुजान सिंह। ठीक है, कौन है इसके मेन किरदार? दीवान सुजान सिंह। दीवान सुजान सिंह जो है वो बूढ़े हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे दें या अपनी जो उनकी नौकरी है उसको वो छोड़ दें। इसलिए वो महाराज के पास जाते हैं और महाराज से विनती करते हैं कि दीनबंधु, मैंने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। ठीक है, और अब मैं अपना कुछ समय परमात्मा की सेवा में बिताना चाहता हूँ। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि अब मेरी अवस्था भी हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ठीक है, अब राजकाज मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं संभाल सकता, या मेरे पास राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में क्या लग जाएगा? दाग लग जाएगा। ठीक है, और जितना मैंने पूरी ज़िंदगी भर जितना काम किया है वो नेक नामी सब मिट्टी में मिल जाएगी। यानी कि जितना भी मैंने काम किया है अभी तक, अगर अब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। राजा साहब को अपने दीवान पर, राजा साहब जो थे वो अपने दीवान को का बहुत आदर करते थे। ठीक है, क्योंकि वो दीवान बहुत अनुभवशील और बहुत नीति कुशल थे। ठीक है, बहुत अनुभव था उनको और अपने कार्य को करने का अच्छा ढंग था उनके पास। ठीक है, तो उन्होंने अपने दीवान को बहुत समझाया कि ऐसा मत करो। ठीक है, वो उनकी बात नहीं माने। दीवान जो है वो राजा की बात नहीं माने और वो बार बार कहने लगे कि मुझे मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मैं अब ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ। तुम इस राज्य के लिए यानी कि देवगढ़ के लिए एक नया दीवान खोज कर लाओगे। तो दीवान साहब कहते हैं ठीक है। अब दूसरे दिन समाचार पत्रों में यानी कि न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकाला गया। क्या विज्ञापन निकाला गया? कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। सुयोग्य का मतलब क्या होता है? जो उस काम के योग्य हो। ठीक है, उसकी उन्हें आवश्यकता है। वे वर्तमान जो भी सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझता है वो आकर दीवान सुजान सिंह से मिले। ठीक है, या उसकी सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हो, यानी कि पढ़ाई को उन्होंने मान्यता नहीं दी। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया कि यह जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, मगर उनका हष्ट-पुष्ट यानी कि हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। यानी कि हट्टे-कट्टे, ठीक है, सेहतमंद होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हों, लेकिन हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो बीमार लोग हैं, जिनकी पचाने की शक्ति नहीं है, वो लोग यहाँ पर ना आए।
ठीक है। और उस पेपर में क्या लिखा गया कि 1 महीने तक जो भी उम्मीदवार आएंगे उनके रहन सहन, उनके आचार विचार की परख की जाएगी, यानी कि जांचा जाएगा कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, इस बात की परख की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि विद्या की इतनी अहमियत नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या है, कर्तव्य, ठीक है। उस न्यूज़पेपर में ये निकाला गया कि मीन्स पढ़ाई की, यानी कि विद्या का इतना वो नहीं है, महत्व नहीं है, लेकिन जो भी काम, जो कर्तव्य है, ठीक है, उसका अधिक विचार किया जाएगा, यानी कि कार्य करने की क्षमता या उनके कर्तव्यों को देखा जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे ही इस उच्च पद को सुशोभित करेंगे, यानी कि जो इस पद में, जो इस कार्य में जब मीन्स खरे उतरेंगे उन्हीं को इस पद के लिए चुना जाएगा, यानी कि वही दीवान बनेगा। इस विज्ञापन को देखकर पूरे देश में, पूरे मतलब जितने भी राज्य थे, पूरे भारत में हलचल मचा दी, ठीक है, पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। इतना ऊंचा पद था और किसी प्रकार की कोई कैद नहीं थी, है ना, केवल नसीब का खेल था और शायद किसी नसीब वाले को ही ये काम मिलता। उस टाइम पे लोग क्या थे, वो डिग्री के लिए पागल हुए रहते थे। नौकरी के लिए क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, है ना, तो वो लोग डिग्री के लिए पागल थे, लेकिन इस काम के लिए, यानी कि दीवान पद के लिए तो डिग्री की आवश्यकता ही नहीं थी, डिग्री की का महत्व ही नहीं था, ठीक है। सिर्फ क्या करना था, सिर्फ उनके रहन सहन को देखा जाना था, उनके आचार व्यवहार को देखा जाना था। तो अलग अलग मुल्कों से वहाँ पर लोग आने शुरू हो गए, जो रेलगाड़ियाँ थी वो भर भर कर आने लग गई और पूरे देवगढ़ में रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। रंग बिरंगे मनुष्य का मतलब अलग अलग राज्यों के आए हुए व्यक्ति, ठीक है, वहाँ का पहनावा पहने हुए सारे व्यक्ति कहाँ पर दिखाई देने लगे, कहाँ पर दिखाई देने लगे, देवगढ़ में, ठीक है। कोई नया फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मरा हुआ था, ठीक है, पंडित थे, मौलवी थे, मतलब हर तरीके के सब के सब अपना भाग्य आजमाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। अब क्या है कि जो सरदार सुजान सिंह थे, उन्होंने इन लोगों के आदर सत्कार का पूरा प्रबंध करके रखा हुआ था, ठीक है। लोग जो है अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह, ठीक है, 1 महीने तक उनको वहाँ पर रहना था, अपने आप को अच्छा दिखाना था। तो वो सब के सब दिखावा करने लगे, उनका जो व्यवहार उनके घर पर था उससे विपरीत वो व्यवहार करने लगे, ठीक है। इसमें लिखा मीन्स आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था, मिस्टर अ जो बोलता है, अ क्या है, वो दिन के 9 बजे तक सोता है, लेकिन यहाँ पर वो सुबह से ही पार्क में घूमने निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो बॉ है उसको हुक्का पीने की लत है। अब वो क्या कर रहा है, अंधेरे में, जब रात के अंधेरे में सब सो जाते हैं तो अंधेरे कमरे में हुक्का पीता है। ऐसे ही जो स द ज हैं वो अपने घरों में नौकरों के प्रति बहुत बुरा व्यवहार रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नौकरों से किस तरीके से बात करते हैं, जी आप, ठीक है, इस तरीके से जनाब करके बातें हो रही हैं। जो महाशय क थे, क जो थे वो नास्तिक थे, ठीक है, क्या थे, वो नास्तिक थे, लेकिन यहाँ पर वो क्या बने हैं, बहुत बड़े भक्त बने हैं। पुजारी को भी डर लग रहा है कि कहीं राजा साहब मुझे हटाकर इसको ना पुजारी बना दें, ठीक है। और जो लॉ है, मिस्टर लॉ जो है, उनको किताबों से चिढ़ है, घृणा है, लेकिन यहाँ पर वो धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो समझ रहे हो आप लोग, सब के सब क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। लेकिन उन सब पर एक की नज़र है, किसकी नज़र है, दीवान किसकी, सुजान सिंह की, ठीक है। सुजान सिंह उनको देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है, ठीक है, वो उन बगलों के बीच में हंस को ढूंढ रहा है। तो एक दिन जो नए फैशन के खिलाफ मीन्स लोग थे, जो लोग वहाँ पर आए थे, उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम हॉकी का खेल दिखाएं, क्योंकि हॉकी भी तो एक विद्या है। तो वो चाहते थे कि हम अपना ये हुनर क्यों ना लोगों को दिखाएं, है ना, क्या पता इस हुनर को देखकर हम लोगों को दीवान पद मिल जाए। तो ये जो आइडिया रखा वो किसने रखा, नए फैशन वालों ने रखा, जिनको हॉकी की अच्छी नॉलेज थी, जो हॉकी के अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने ये बात रखी, ठीक है। तो सबने मान ली। रियासत देवगढ़ के लिए ये जो हॉकी का खेल था बिल्कुल नया था, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे क्या खेलते थे, या तो ताश खेलते थे या फिर वो शतरंज खेला करते थे, ठीक है। दौड़, ये भाग दौड़ वाले खेल वो क्या समझते थे, बच्चे, वो सोचते थे कि जो भाग दौड़ वाले गेम है वो सिर्फ बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो
बड़े उत्साह के साथ कौन सा खेल शुरू हुआ? हॉकी का खेल शुरू हुआ। ठीक है, हॉकी का खेल शुरू हुआ, दोनों दल जो है वो तैयार हो गए। हॉकी का खेल स्टार्ट हुआ, एक दल जो है अपनी हॉकी से बॉल को लेकर दूसरी साइड जाने लगा, दूसरी वाली साइड वाले लोग उनको रोकने लगे। ठीक है, तो पूरा दिन ऐसे ही खेलते खेलते वो लोग बिल्कुल बेदम हो गए, यानी कि उनकी पूरी ताकत खत्म हो गई। और जो वो खेल था वो बिना हार जीत के ख़त्म हो गया, क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे पर भारी पड़ गई। लोग बहुत थक गए थे, जितने भी खिलाड़ी थे वो बहुत थक गए थे, और शाम भी हो गई थी, अंधेरा हो गया था। ठीक है, तो बिना किसके हार जीत के वो खेल ख़त्म हो गया। वो लोग थोड़ी देर सुस्ताने लगे और पार्क में लेट गए या बैठ गए। उस पार्क से जहाँ पर वो खेल रहे थे, उस मैदान से कुछ दूरी पर एक नाला बहता था। ठीक है, और वहाँ से जो भी गुजरता वो नाले को पार करके, यानी कि नाले के बीच से गुजरता था, क्योंकि उस नाले पर कोई पुल नहीं बना था। ठीक है, तो नाले से होकर ही रास्ता क्रॉस करना पड़ता था, या नाले से होकर ही गुजरना पड़ता था। तो वहाँ पर एक किसान जो है अपने अनाज से भरी बैलगाड़ी को लेकर आ रहा था। ठीक है, उस कीचड़ में, यानी कि उस नाले पर अचानक से उसकी गाड़ी फंस गई। उसकी जो बैलगाड़ी थी वो वहाँ पर फंस गई। तो अब वो बेचारा बहुत कोशिश करने लगा अपनी गाड़ी को निकालने की। गाड़ी को वो थोड़ा सा हाँकता, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता, वो गाड़ी फिर फिसल के नीचे आ जाती। ठीक है, वो नाला नहीं चढ़ पा रही थी, नाले पर थोड़ा सा चढ़ान थी ना, मतलब आपको पता है नाला थोड़ा सा गहराई में होता है और दोनों साइड से थोड़ा सा ऊंचाई होती है ना। तो उतरते टाइम तो वो नाले के नीचे उतर गया, लेकिन जब ऊपर को चढ़ने लगा तो वो बैलगाड़ी का वेट जो था वो बहुत ज़्यादा था और वो चढ़ नहीं पाया। वो बहुत कोशिश कर रहा था पर वो नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद उसमें चिड़चिड़ापन भी आ रहा था। वो इधर उधर देख रहा था कि शायद कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, पर वो किसी को बोल नहीं रहा था, उसे कोई भी अपना मददगार नहीं दिख रहा था। इतने में जो वो खिलाड़ी थे वो उस रास्ते से निकले। ठीक है, थके हारे खिलाड़ी अपनी अपनी स्टिक लेकर, हॉकी स्टिक लेकर उस रास्ते से जा रहे थे। तो वो किसान जो है वो बहुत मासूम सी नज़रों से, ठीक है, उनकी तरफ देखता है और लेकिन वो खिलाड़ी जो है उसको देखकर भी अनदेखा करके वहाँ से चले जाते हैं। यानी खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, पर उन खिलाड़ियों ने भी उसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने देखा कि ये गाड़ी फंसी हुई है, अनदेखा करके वो वहाँ से चले गए। ठीक है, अब वो बेचारा क्या करे, गाड़ी छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकता क्योंकि गाड़ी के ऊपर अनाज है। ठीक है, तो वो अपनी गाड़ी को फिर से कोशिश करने लगा। इतने में वो क्या देखता है कि उन खिलाड़ियों के पीछे एक और खिलाड़ी आ रहा है जिसके पैर में शायद चोट लग गई है। आज खेलते खेलते शायद उसके पैर में चोट लग गई है, तो वो थोड़ा धीरे चल रहा है। वो देखता है वो आदमी वहाँ से आ रहा है, तो वो आदमी अचानक से बैलगाड़ी को देखकर रुक जाता है। वो समझ जाता है कि ये बैलगाड़ी यहाँ पर नाले में फंस गई है। तो वो किसान के पास आता है और किसान से कहता है, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूँ? तो किसान उसको देखकर कहता है कि साहब मैं आपसे कैसे कहूँ, ठीक है हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? तो युवक ने कहा कि मालूम होता है आप बहुत देर से यहाँ पर अटके हुए हो, यानी कि आपकी गाड़ी यहाँ पर बहुत देर से फंसी हुई है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा देता हूँ, तुम आगे से तुम गाड़ी के ऊपर बैठो, बैलगाड़ी के ऊपर बैठो, इसको हाँको और मैं पीछे से जोर लगाता हूँ। तो अब किसान जो है वो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और अपने बैलों को ललकारता है। ठीक है, किसान पीछे से धक्का देता है, पहियों को हिलाता है। ठीक है, और कीचड़ बहुत ज़्यादा था। जो युवक जो था वो आधा घुटनों तक कीचड़ में धंस चुका था। ठीक है, उसके पैर में भी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने जोर लगाया, बहुत जोर लगाया। और आगे से किसान को भी हिम्मत मिली, बैलों को भी हिम्मत मिली, तो उन्होंने भी जोर लगाया, तो वो गाड़ी ऊपर आ गई। ठीक है, नाले के ऊपर आ गई। अब क्या होता है, किसान युवक के सामने जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज आपने मुझे उबार दिया। ठीक है, आज आपने मुझे बचा लिया। तो युवक हंसकर क्या कहता है कि अब मुझे क्या इनाम दोगे? मजाक में कहता है वो कि आप मुझे क्या इनाम दोगे? तो किसान उसको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो ये दीवानी का पद है ये आपको मिल जाए। तो युवक उसकी तरफ गौर से देखता है, उसे वो आवाज़ जानी पहचानी लगती है। वो सोचता है ये कहीं दीवान सुजान सिंह तो नहीं है। ठीक है, तो दीवान सुजान सिंह भी उसकी तरफ तीव्र दृष्टि से, यानी कि तेज नज़रों से देखते हैं। वो भाप जाते हैं कि शायद ये मुझे पहचान गया है। तो वो उसको एक बात बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं? कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। क्या मिलता है?
गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। आपको पता है मोती कहाँ होते हैं? समंदर के अंदर। जब तक इंसान समंदर के अंदर जाएगा नहीं तब तक उसे मोती नहीं मिलेंगे, है ना। यानी कि गहराई से परख करने पर ही, गहराई से परख करने पर ही जो मोती रूपी मनुष्य है वो मिलता है। ठीक है, मनुष्य रूपी मनुष्य का पता मीन्स मोती रूपी मनुष्य का पता कैसे पता चलता है? जब उसका गहराई से उसकी परख की जाती है। ठीक है, तो अब वो दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? जब दीवान चुना जाना था। तो सारे उम्मीदवार जो थे वो सुबह से ही परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा। ठीक है, वो लोग बहुत उत्सुक थे, उनका दिन काटना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो अब वो सोच रहे थे कि पता नहीं लक्ष्मी की दृष्टि किस पर होगी, किस पर उसकी कृपा दृष्टि होगी, पता नहीं किसको ये पद मिलेगा। तो शाम के समय जो है राजा का दरबार सजाया गया और वहाँ जितने भी रईस थे वो आए। ठीक है, जितने राजा के कर्मचारी थे, दरबारी थे और जो दीवानी पद के उम्मीदवार थे, सब के सब वहाँ पर आ गए। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, सज धज कर सब के सब दरबार में आकर विराजे, यानी कि दरबार में आकर बैठ गए। ठीक है, उनके कलेजे धड़क रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो सुजान सिंह जो है वो खड़े होकर क्या कहते हैं कि तुम दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, ठीक है, संबोधित करते हैं उनको कि मैंने आप लोगों को जो भी कष्ट दिया उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में क्या हो? दया हो, और साथ ही साथ आत्मबल भी हो। हृदय वही जो उदार हो और आत्मबल वही जो विपत्ति का वीरता से सामना करे। ठीक है, हृदय वही जो उदार हो यानी कि जिसमें दया हो। ठीक है, और आत्मबल वही जो विपत्ति के समय यानी कि परेशानी के समय क्या हो? वीरता से उसका सामना करे। ठीक है, और इस रियासत को वो बोलते हैं कि इस रियासत को सौभाग्य से ऐसा व्यक्ति मिल गया है, ऐसा पुरुष मिल गया है। ठीक है, ऐसे गुण वाले जो है पुरुष संसार में बहुत कम होते हैं, और जो हैं वो आज बहुत ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते। ठीक है, तो हमारे राज्य को जो महान पुरुष मिला है वो कौन है? पंडित जानकीनाथ। तो मैं पंडित जानकीनाथ को दीवान पद पाने के लिए बधाई देता हूँ। ये बात कौन बोलता है? सुजान सिंह, सरदार सुजान सिंह। ठीक है, तो जितने भी वहाँ पर लोग आए हुए हैं वो सब के सब किसकी तरफ देखने लगते हैं? किसकी तरफ देखने लगते हैं? सारे के सारे जानकीनाथ की तरफ। जानकीनाथ की तरफ सबके सब देखने लगते हैं। लेकिन जानकीनाथ की जो आँखों में क्या है? दूसरों के लिए आदर का भाव है, उसमें कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है, आदर का भाव है। तो सुजान सिंह कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि ये पुरुष जो है ये आप सब लोग इसको स्वीकार करोगे। ठीक है, इसको दीवान पद के लिए आप सब लोग स्वीकार करोगे, क्योंकि इस इंसान ने जख्मी होने के बाद भी एक गरीब किसान की मदद की, है ना। उसकी गाड़ी को दलदल से ऊपर निकाला, यानी कि इसके हृदय में क्या है? साहस है, आत्मबल है, उदारता है। ठीक है, तो ऐसे आदमी कभी भी गरीबों को दुख नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, इनका ये क्या है? इनका जो संकल्प है वो दृढ़ है, और इनका जो मन है वो हमेशा स्थिर रहेगा। ये खुद धोखा खा सकता है लेकिन ये दूसरों को धोखा नहीं दे सकता, यानी कि ये अपने दया धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यस, कहानी समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी। अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर की तरफ। चलिए देखिए बेटा, ये है हमारे प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम लघु प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है? देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन किसने निकलवाया था और क्यों? किसने निकलवाया था विज्ञापन? बताइए। आप लिखेंगे देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन दीवान सुजान सिंह ने निकलवाया था। क्यों निकलवाया था? क्योंकि उन्हें अपने राज्य के लिए एक नए सुयोग्य दीवान की आवश्यकता थी। ठीक है, क्यों निकलवाया था बताइए? क्योंकि उन्हें राज्य के लिए एक नए सुयोग्य दीवान की आवश्यकता थी। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। लोग देवगढ़ रियासत के दीवान पद को प्राप्त करना भाग्य का खेल क्यों समझ रहे थे? बताइए क्यों समझ रहे थे? देखिए, लोग देवगढ़ रियासत के दीवान पद को प्राप्त करना भाग्य का खेल इसलिए समझ रहे थे क्योंकि उस पद के लिए सनद की आवश्यकता ही नहीं थी। सनद यानी कि डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। सिर्फ जो
जितने भी वहाँ पर उम्मीदवार आए थे, सिर्फ उनका रहन सहन देखा जाना था, उनका आचार व्यवहार देखा जाना था कि वो किस तरीके का आचरण करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। सिर्फ इस बात की वहाँ पर परख होनी थी। इसलिए इतना ऊंचा पद था, है ना, इतना ऊंचा पद था और कोई बंधन नहीं। इसलिए वहाँ के लोग मीन्स वो सारे लोग जो है वो दीवान पद को प्राप्त करना क्या समझ रहे थे, भाग्य का खेल, क्योंकि इतना ऊंचा पद मिल रहा था, डिग्री की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके आचार व्यवहार को देखा जाना था, है ना। तो इसलिए वो लोग इसे क्या समझ रहे थे, भाग्य का खेल समझ रहे थे। ठीक है, अगला है उम्मीदवार दिखावा क्यों कर रहे थे। क्यों कर रहे थे उम्मीदवार दिखावा? उम्मीदवार दिखावा इसलिए कर रहे थे क्योंकि शर्त के अनुसार जो न्यूज़पेपर में या अखबार में जो न्यूज़ निकाली गई थी, जो समाचार निकाला गया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि जो व्यक्ति है, जो भी उम्मीदवार है, उसका रहन सहन और उसका मीन्स उसका आचार व्यवहार देखा जाएगा, है ना, कि वो किस तरीके का आचरण करता है, कैसा व्यवहार करता है, ये देखा जाएगा। तो इसलिए उस पद को पाने के लिए वो लोग दिखावा कर रहे थे, अपना जो है अच्छा आचरण शो कर रहे थे या अपना अच्छा व्यवहार दिखा रहे थे। समझ में आया? उम्मीदवार दिखावा क्यों कर रहे थे? क्योंकि शर्त के अनुसार उनका व्यवहार देखा जाना था, इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट, हॉकी के खेल में हार जीत का फैसला क्यों ना हो सका? बताइए क्यों ना हो सका? क्योंकि देखिए हॉकी के खेल में दोनों पक्ष जो थे, दोनों टीम्स जो थी, वो एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी, है ना, दोनों एक दूसरे पर क्या पड़ रही थी, भारी पड़ रही थी। खेलते खेलते वो लोग बहुत थक चुके थे, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, है ना। तो इसलिए जो हॉकी का मैच था वो बिना हार जीत के फैसले के खत्म हो गया, यानी कि कोई हार जीत का फैसला उसमें ना हो सका। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। खिलाड़ियों ने किसान की ओर देखा मगर बंद आंखों से, कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये कथन क्या मीन्स क्या कहना चाह रहा है, इस कथन के द्वारा क्या बताया जा रहा है? देखिए, खिलाड़ियों ने किसान की तरफ देखा, जब बैलगाड़ी फंसी हुई थी, है ना, तो खिलाड़ियों ने उनकी तरफ, उसकी तरफ देखा, किसान की तरफ देखा, लेकिन आंखें फेर ली या ये दिखाया कि हमने देखा ही नहीं, अनजान बन गए, देखकर भी अनजान बन गए या देखकर भी अनदेखा कर देना। ठीक है, अनदेखा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसान के प्रति ना तो कोई दया थी, ना कोई सहानुभूति थी, ना परोपकार की कोई भावना थी, है ना। क्या नहीं था? ना कोई दया थी, ना परोपकार की भावना थी, ठीक है, और ना उदारता उनके अंदर थी। तो ये पंक्ति हमें क्या बता रही है कि उन्होंने देखकर भी उस चीज को क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। क्लियर? चलिए अब चलते हैं दीर्घ प्रश्नों के दीर्घ प्रश्न के लिए। दीर्घ प्रश्न क्या है हमारा पहला? सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से क्या प्रार्थना की? सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से क्या प्रार्थना की? बताइए क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझ में राजकाज संभालने की शक्ति नहीं है, मैंने 40 सालों तक आपकी सेवा की है और अगर अब मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, ठीक है, अगर अब मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मेरी जो मेहनत है, जो मैंने आज तक कमाया है, जो नेक कामी मैंने आज तक की है, वो सब क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, मैंने आपकी सेवा कर ली है, अब मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, अब मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। क्लियर? लिख लोगे आप इसका आंसर। नेक्स्ट, विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल क्यों मचा दी? विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल क्यों मचा दी? क्योंकि जो दीवान पद की नियुक्ति पाने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत थी, है, ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, मीन्स उन्हें उसमें सनद की कोई आवश्यकता नहीं थी, यानी कि सनद यानी कि डिग्री की ज़रूरत नहीं थी, है ना, सिर्फ उनका आचार व्यवहार और उनका रहन सहन देखा जाना था। और जो ये पद है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन कर सकता था, कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन कर सकता था, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, है ना, कोई डिग्री तो मांगी नहीं थी। तो इसलिए पूरे मुल्क में क्या मच गई, हलचल मच गई। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर ग, तीसरा प्रश्न, मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। बूढ़ा जौहरी और बगुला किसे कहा गया है? देखिए, बूढ़ा जौहरी किसको कहा गया है?
दीवान सुजान सिंह को। और बगुला किसको कहा गया है? जो दीवान पद के लिए उम्मीदवार आए थे उन उम्मीदवारों को क्या कहा गया है? बगुला कहा गया है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या है? देखिए, सच्चे उम्मीदवार को ढूंढने के लिए बूढ़े जौहरी ने क्या योजना बनाई? देखिए, उसने क्या योजना बनाई? आप लिखेंगे कि सच्चे उम्मीदवार को ढूंढने के लिए बूढ़े जौहरी ने किसान का रूप धारण करके अनाज से लदी बैलगाड़ी को कीचड़ से भरे नाले में फंसा दिया। ठीक है, फंसा दिया। उसने योजना बनाई कि जो भी व्यक्ति जिसके अंदर भी दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे गुण होंगे वो व्यक्ति उस किसान की मदद करने के लिए जरूर आएगा। यानी कि जो भी मीन्स वो खुद एक किसान बन गया। ठीक है, किसान का रूप धारण किया और अपनी अनाज से भरी बैलगाड़ी को क्या किया? एक नाले में फंसा दिया, ये देखने के लिए कि उन उम्मीदवारों में से किसके अंदर दया है, सहानुभूति है और परोपकार के भाव का गुण है। ठीक है, इन गुणों को परखने के लिए उसने क्या किया? उसने योजना बनाई। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर घ, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यह वाक्य किससे कहा? बताइए, किसने किससे कहा? यह वाक्य सरदार सुजान सिंह ने पंडित जानकीनाथ से कहा। किसने कहा? सरदार सुजान सिंह ने पंडित जानकीनाथ से। इसका अगला पार्ट देखिए, इस वाक्य में निहित अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। कौन से वाक्य में निहित? गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। ये वाक्य क्या कहना चाहता है? इस वाक्य के द्वारा लेखक या फिर कह लीजिए सुजान सिंह क्या कहना चाहते हैं? तो इस वाक्य से सरदार सुजान सिंह पंडित जानकीनाथ को बताना चाहते हैं कि गहरे पानी में बैठने से, अर्थात गहराई से परखने पर ही मोती जैसा उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाला, ठीक है, मोती जैसा उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाला उम्मीदवार मिल सकता है जो दीवान पद के लिए क्या होगा? योग्य होगा। ठीक है, समझ में आया? क्या बोला उन्होंने कि गहराई से परखने पर ही मोती जैसे उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाला उम्मीदवार मिल सकता है जो दीवान पद के लिए सर्वथा योग्य है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अंग, रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। सरदार सुजान सिंह को किन गुणों से संपन्न नए दीवान की आवश्यकता थी? देवगढ़ का नया दीवान किसे चुना गया? तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि सरदार सुजान सिंह को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, है ना, आत्मबल हो, परोपकार की भावना हो, हृदय ऐसा हो जो क्या हो? उदार हो। ठीक है, और आत्मबल ऐसा जो विपत्ति में क्या करे? साहस से सामना करे, जो विपत्ति में वीरता से सामना करे। तो उनको ये सारे गुण किस में मिले? उनको ये सारे गुण पंडित जानकीनाथ में मिले। ठीक है, तो नया देवगढ़ का नया दीवान किसे चुना गया? देवगढ़ का नया दीवान जो है वो पंडित जानकीनाथ को चुना गया। क्लियर? आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है? आचरण एवं चरित्र की शुद्धता और कर्मठता से ही जीवन में ऊंचा पद और मान सम्मान मिलता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ठीक है, देखिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए और अपने काम के प्रति जागरूक होना चाहिए। क्या ये सारे गुण इंसान को ऊंचा पद दिलाते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो क्यों? ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों? तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मूल्यपरक प्रश्न है। इसका उत्तर हर बच्चा अपने तरीके से लिखेगा। आपने स्टोरी पढ़ ली है, ठीक है, आपने देखा जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा है, वो किस तरीके से उठता है, कैसे उसको मान सम्मान मिलता है। ठीक है, आप अगर इस बात से सहमत हैं तो आप लिखेंगे हाँ मैं सहमत हूँ, और क्यों सहमत हैं उसका रीज़न आप देंगे। ठीक है, क्योंकि आचरण और जो हमारा नेचर है, हमारा व्यवहार है, हमारा आचरण है, वही हमें ऊंचा बनाता है। क्योंकि अगर हमारा आचरण अच्छा है तो लोग हमें पसंद करते हैं। अगर हम अपने कार्य के प्रति जागरूक हैं, अगर हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है ना।
मिलती है या नहीं? तो आप लोग अपना अपना व्यूज़ यहाँ पे लिखोगे, अपने अपने तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो देखिए हमारे जो पाठ हमने पढ़ा इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, तो एक बार देख लेते हैं ये कठिन शब्द। ये हमारे कठिन शब्द हैं बेटा, ध्यान से इनको देख लेना, ठीक है। कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ दिए हुए हैं, और उसके बाद ये कुछ मुहावरे हैं, देख लीजिए, जो हमारे इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं, है ना। इस पाठ में हमने ये मुहावरे पढ़े हैं, तो इन मुहावरों का अर्थ क्या है इन्हें भी ध्यान से देख लीजिए। तो आपने ये देख लिया होगा। इसके साथ ही ये वीडियो मैं आप समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और जितना भी काम आपको दिया गया है प्लीज़ आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, ओके। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिए।